हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 19 और 20 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीडियो की क्विज़ की। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो की क्विज़ का, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है? सही आंसर था 14 जनवरी। ये आपका लास्ट वीडियो की क्विज़ का सही आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, हाल ही खबरों में रहे कैसिनी मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसिनी मिशन की। इसके रिलेटेड पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह मिशन नासा द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। जो कैसिनी मिशन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसी ने ये मिशन शुरू किया है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसका उद्देश्य शनि ग्रह का अध्ययन करना है, तो ये वाला भी ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि शनि सूर्य के नज़दीक का छठवां और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो आपका सही आंसर होगा सभी सही है या उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कैसिनी मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? शनि ग्रह का अध्ययन करना। यानी कि जो शनि ग्रह है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ जो वलय बनी हुई है, जो घेरे बने हुए हैं या फिर जो यहाँ पे कुंडलियाँ बनी हुई है, इनकी आयु का पता लगाने के लिए, इन्हीं का अध्ययन करने के लिए ये कैसिनी मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, ये इसका मकसद है कैसिनी मिशन का। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए जो शनि ग्रह है ये सूर्य के नज़दीक का छठवां ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे इसी के अंदर जो गैसें हैं वो है H2 यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर ये बना हुआ है शनि ग्रह। ठीक है, मुख्यतः यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ARAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा BS4 मानक वाहनों में CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा उत्पाद सर्वश्रेष्ठ बताया है? सही आंसर होगा मेथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो अभी वर्तमान में जो BS4 मानक जो वाहन है उनमें CO2 उत्सर्जन यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तो आपका सही आंसर है मेथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। यानी कि जो पेट्रोल है उसके अंदर मेथेनॉल का मिश्रण जो है वो CO2 के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। ये एक साइंस का क्वेश्चन है और अच्छी अपडेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जैसे कि मेथेनॉल की बात की है, ये मेथेनॉल क्या है? देखिए मेथेनॉल जो है एक हल्का और ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, और ये कार्बन का यौगिक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। मेथेनॉल कार्बन का यौगिक होता है और इसे कास्ट एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। रिसेंटली ALP के एग्ज़ाम में पूछा था, निम्न में से किसे कास्ट एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा मेथेनॉल। ये अच्छी अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर होगा लेह के अंदर। लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर लेह के अंदर ही ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ ली जाती है। तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 5000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा या प्लांट होगा। इसी परियोजना के तहत एक और सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख है वहाँ पर, और उसकी उत्पादन क्षमता है 2500 मेगावाट। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में माई लाइफ माई मैसेज नामक एक डिजिटल स्टडी किट जारी किया गया है। यह क्या है? महात्मा गांधी जी के जीवन का एक डिजिटल संग्रह है और इसी को नाम दिया गया है माई लाइफ माई मैसेज। ठीक है, ये भी अच्छी अपडेट है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता चल पा रहा होगा, ये एक मतलब कि डिजिटल संग्रह है जिसमें जो गांधी जी हैं उनकी जीवन की पूरी जीवनी इस किट के अंदर शामिल की गई है। यानी कि एक तरीके से एक 16 GB का एक पेन ड्राइव है, ये डिजिटल किट है। इसके अंदर जो जितने भी जो मतलब कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है वो इसमें शामिल की गई है डिजिटल रूप में। साथ ही उनकी जो जितनी भी जो बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, तस्वीर वगैरह है वो सारी इस 16 GB की जो किट है इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया है माई लाइफ माई मैसेज। नेक्स्ट अपडेट देखिए, आसियान देशों के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा वियतनाम में। काफ़ी अच्छी अपडेट है ये भी। जो वियतनाम का हालोंग शहर है वहीं पे इस बार इस बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक थी आसियान देशों के जो पर्यटन मंत्री है उन्हीं की ये बैठक आयोजित की गई थी। देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत में तो इस बैठक में किसने किया है? KJ अल्फोंस ने किया है, जो कि भारत के पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, आसियान की मैंने बात की है तो थोड़ा सा आसियान के बारे में मैं बता देता हूँ। आसियान देश क्या है, कौन है? तो देखिए जो आसियान है ये एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जिसमें 10 देश शामिल है। यानी कि 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जिसको नाम दिया गया है। इस बैठक का जो मकसद है आयोजन का वो है शांति और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही ये बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिए, निम्न में से किसने पाकिस्तान के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सही आंसर होगा आसिफ सईद खोसा। ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और इसी वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो पाकिस्तान के 26वें या नए मुख्य न्यायाधीश कौन चुने हैं? आसिफ सईद खोसा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, हाल ही खबरों में रहे जल्लीकट्टू के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जल्लीकट्टू के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह तमिलनाडु का प्राचीन पारंपरिक खेल है। बिल्कुल सही है, जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि जल्लीकट्टू जो खेल है वो किस राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु से है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कानूनी तौर पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो ये वाला भी सही है, इस पर पहले से ही बैन लगा रखा है सरकार ने कानूनी तौर पर। ठीक है, लेकिन ये अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में या मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह फसलों की कटाई के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये वाला भी सही है। तीन ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही है। चलिए थोड़ा सा इस खेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जल्लीकट्टू क्या है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता हो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है और इस खेल के अंदर क्या होता है कि जो बैल होते हैं, जो सांड वगैरह होते हैं, उनके सींगों पर सोने चांदी के सिक्के बांधे जाते हैं। उसके बाद उन बैलों के आँखों में मिर्चियाँ डाल दी जाती है या उनको शराब पिला दी जाती है और उनको भड़काया जाता है और उनको भड़का कर फिर क्या किया जाता है, जो लोगों की भीड़ होती है उस भीड़ में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है और इससे सरकार ने बैन कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है इस पर। ठीक है, और इसका बैन करने का मकसद यही था कि इसकी वजह से जैसे कि जो सांड वगैरह है उनको भीड़ में छोड़ा जाता है तो काफ़ी लोगों की उनमें मौत हो जाती है और इसी की वजह से सरकार ने इसे बैन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही आंसर है इसरो के द्वारा। जो इसरो है इसी के द्वारा ये उन्नति कार्यक्रम शुरू किया गया है और शुरू करने का मकसद है देश में नैनो सैटेलाइट्स के विकास के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पे इसरो की बात की है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इसरो के जो डायरेक्टर है वो कौन है? के सिवन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही खबरों में रही सर्च कमेटी के गठन का उद्देश्य क्या है? ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। देखिए इसका मकसद है लोकपाल पद के लिए चुनाव करना, इस सर्च कमेटी का मकसद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सर्च कमेटी है इसका गठन काफ़ी पहले ही हो चुका था और इसका गठन हुआ था जब लोकपाल बिल पारित हुआ था।
लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था सरकार केंद्र में? 2014 में। 2014 में लोकपाल बिल को विधेयक को मंजूरी दी गई थी और उसी के बाद इस लोकपाल पद के लिए और इसके क्रियान्वयन के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूं तो देखिए 2014 में इसको मंजूरी दी गई थी लोकपाल पद को, ठीक है, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पद के लिए किसी को भी चुना नहीं किया गया है, यार कोई भी जो है इस पद को मतलब कि इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आदेश दिया है या नोटिस जारी किया है सर्च कमेटी को कि फरवरी के लास्ट तक, यानी कि फरवरी 2019 के लास्ट तक आप कैसे भी करके लोकपाल पद के लिए जो है नामों की सूची जारी करें। ठीक है, यानी कि लोकपाल पद को चालू करे या शुरू करे, और इसी वजह से ये रिसेंटली चर्चा में रहा है। चलिए इसका देखिए, और थोड़ा सी ये भी मैं आपको बता देता हूँ लोकपाल को मंजूरी क्यों दी गई थी या लोकपाल का कार्य क्या है। देखिए जो लोकपाल है इसको शुरू किया गया था, मतलब कि इसको लागू करने का मकसद है जो सरकारी कार्यालय जितने भी जो सरकारी ऑफिस हैं उनमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही ये लोकपाल विधेयक लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जगह पर 140 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का निर्माण किया गया है? सही आंसर होगा मुंबई के अंदर ये राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय निर्मित किया गया है, जिसका लागत राशि कितनी है? 140 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। हाल ही चर्चा में रहे, सॉरी एक सेकेंड, ओके, हाल ही चर्चा में रहे एंजल टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजल टैक्स की। ये एंजल टैक्स क्या है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इससे रिलेटेड कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। एंजल टैक्स लागू हुआ था भारत के अंदर 2012 के अंदर। इसकी वसूली आयकर विभाग करता है, तो ये वाला भी सही है। इसकी वसूली कौन करता है? आयकर विभाग करता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना था, तो ये वाला भी सही है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि हाल ही स्टार्टअप्स को इस टैक्स में छूट दी गई है, तो ये वाला भी सही है। आपके चारों ऑप्शन सही है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, एंजल टैक्स के बारे में। अब इस टैक्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि ये टैक्स है क्या। देखिए इस टैक्स की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो नया व्यापार शुरू करता है, यानी कि स्टार्टअप्स जो करता है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी व्यापार शुरू करेगा कोई भी व्यक्ति, तो मतलब कि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है व्यापार शुरू करने के लिए। और इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है वो, मतलब कि कोई भी जो पैसे देने वाली कंपनी होती है, फर्म होती है, उसको शेयर जारी करता है। ठीक है, और उसी शेयर का कुछ भाग पर जो है सरकार टैक्स लगाती है, और उसी टैक्स को नाम दिया गया है एंजल टैक्स। तो यही एंजल टैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को 40% आरक्षण देने के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की है? सही आंसर होगा 8 लाख। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही 5 एकड़ जो ज़मीन है वो भी इसके अंदर फिक्स की गई है। ये भी अच्छी अपडेट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया के 7 सर्वोच्च पर्वत शिखर और 7 ज्वालामुखी पर्वतों पर फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? सही आंसर का सत्यरूप सिद्धांत। जो सत्यरूप सिद्धांत है, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, और ये हाल ही में दुनिया के जो जितने भी जो 7 सबसे बड़े जो पर्वत शिखर है दुनिया के, उन पर चढ़ने वाले 7 ज्वालामुखी पर्वत है सबसे बड़े, उन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड डैनियल बुल के नाम था, और अब ये रिकॉर्ड आ गया है सत्यरूप सिद्धांत के नाम। ये भी अच्छी अपडेट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन है? सही आंसर होगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट पहली जो महिला खिलाड़ी है जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका नाम है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। विनेश फोगाट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? आपको ध्यान रखना है, ये कुश्ती से संबंधित है, भारतीय पहलवान है। ठीक है, महिला पहलवान। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक है, और ये एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई।
यहाँ से बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस के जो चेयरमैन या डायरेक्टर हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, हाल ही G77 का अध्यक्ष कौन से देश को चुना गया है? सही आंसर होगा फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को G77 का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की है हमने G77 की। G77 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके 134 सदस्य देश है G77 के, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इसका जो हाल ही में जो 2019 के लिए अध्यक्ष चुना है G77 का, वो किसे चुना है? फिलिस्तीन को चुना गया है। फिलिस्तीन की राजधानी जो घोषित राजधानी है नई, वो कौन सी है? जेरूसलम है। ये आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई भारत और ऑस्ट्रेलियाई एक दिवसीय श्रृंखला 2019 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? सही आंसर का ये दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। MS धोनी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है, जो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय श्रृंखला खेली गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही चंद्रमा पर उगने वाला पहला पौधा कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा कपास। देखिए अभी जो चीन का एक मिशन था, चंद्रयान मिशन था चीन का, और उसी के अंदर इस मिशन के दौरान वहाँ पर 2-3 तरीके के जो पौधे हैं उनके बीज उगाए गए थे, लेकिन उसमें जो सफलतापूर्वक अंकुरित होने वाला जो बीज था वो कौन सा बन गया है? कपास। या फिर चंद्रमा पर पहला पौधा उगने वाला पौधा कौन सा बन गया है? कपास बन गया है। ठीक है, ये अंकुरित हुआ था वहाँ पे चंद्रमा पर, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, वापस जो है ये ख़त्म हो गया था। मतलब कि अंकुरित तो हो गया था लेकिन बड़ा नहीं हो पाया, या फिर वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये मिशन किसका था? चीन का चंद्रयान मिशन था, इसी के दौरान ये उगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टाइम्स द्वारा जारी इमर्जिंग देशों की उच्च शिक्षा रैंकिंग 2019 में भारत में कितने विश्वविद्यालय शामिल है? सही आंसर होगा 49 विश्वविद्यालय जो हैं उनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल या SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? जो भी आपका सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।